हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ राठौड़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सौरभ राठौड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, विच इज़ आवर चैप्टर नंबर 12, लेक्चर पार्ट 3। लेक्चर पार्ट 2 में हमने ओम्स लॉ तक पढ़ा था। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट पढ़ा था और उसका फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक एक्टिविटी से जिसकी हेल्प से हम प्रूव कर सकते हैं ओम्स लॉ को। राइट। वापस से मैं आपको बता देता हूँ कि ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था। तो ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के एंड्स पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट, है ना। वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी V की वैल्यू चेंज होगी तो I की वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमने पढ़ा था V प्रोपोर्शनल टू I, है ना। और इसको जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो इज इक्वल्स टू के साथ एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हम कर देते हैं। V is equals to IR, where V is electric potential difference, I is current and R is resistance, और ये R ही proportionality constant है। From this formula R is equals to V by I। तो इसका मतलब क्या हुआ? रेजिस्टेंस V by I है। अभी रेजिस्टेंस क्या है ये भी मैंने बताया था आपको पार्ट 2 लेक्चर में, है ना। रेजिस्टेंस हर कंडक्टर का, हर मटेरियल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। मान लो कि ये कॉपर का वायर है और इसमें से मैं करंट पास करूं तो ये कुछ ना कुछ इस करंट को फ्लो होने में रोकेगा, तो वो इसका रेजिस्टेंस हो गया, है ना। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द मोशन ऑफ और द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, है ना। तो वो रेजिस्टेंस है और यहां पे ये रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी फॉर अ गिवन कंडक्टर। मान लो कि ये कंडक्टर हमने फिक्स कर दिया, एक कॉपर का वायर है ना। इसको मैं सर्किट में लगा दूं और मैं इसको नहीं बदलने वाला इस वायर को, ठीक है। अब मैं पहले V कुछ और दूंगा और एमीटर लगा के I चेक करूंगा तो I की वैल्यू मुझे कोई एक वैल्यू मिल जाएगी। फिर मैं V की वैल्यू चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली I की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, है ना। फिर कोई तीसरी वैल्यू V की दूंगा मैं तो I की वैल्यू फिर चेंज हो जाएगी प्रोपोर्शन में। तो इसका मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है। तो V बाय I का मैं रेशियो निकालूंगा तो हर बार R की वैल्यू मुझे सेम मिलती जाएगी। ये मतलब है कांस्टेंट का। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम एक एक्टिविटी की हेल्प से प्रूव कर देते हैं इस ओम्स लॉ को, ठीक है। तो पहले एक सर्किट बनाते हैं। इस सर्किट में मैंने एक वायर लिया, XY नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। और नॉर्मल कॉपर का वायर भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इस वायर के पैरेलल मैंने एक लगा दिया वोल्टमीटर। वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, है ना। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बैटरी लगा दी। वेरिएबल बैटरी क्या होता है ये भी डिस्कस कर चुके हैं हम, है ना। वो बैटरी जिसकी V की वैल्यू को हम वेरी कर सकते हैं उसे वेरिएबल बैटरी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं एक ऐसी बैटरी ले लेता हूँ जिसमें V की वैल्यू मैं 1 वोल्ट से लेके 6 वोल्ट तक वेरी कर सकता हूँ, ठीक है। और दिस एरो शोज दैट दिस बैटरी इज वेरिएबल बैटरी, है ना। यहाँ पे एक की लगा देता हूँ, राइट। तो ये हमारा सर्किट बन गया। अब मुझे इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो भी मेजर करना है। तो यहाँ सीरीज में मैं एक एमीटर लगा देता हूँ। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ओके।
अब मुझे प्रूव ये करना है कि v प्रोपोर्शनल i होता है, यानी v की वैल्यू चेंज करने पे i की वैल्यू चेंज होती है प्रोपोर्शन में। v बढ़ाएंगे तो i बढ़ेगा, v कम करेंगे तो i कम होगा, ये प्रूव करना है। सेकंड थिंग, मुझे r की वैल्यू निकालनी है, यानी v बाय आई निकालना है, वो हर बार कांस्टेंट मिलना चाहिए, मुझे सेम वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो ये प्रूव हो जाएगा कि ओम्स लॉ यही होता है, वही है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं एक टेबल बना लेता हूँ, उसमें पहला कॉलम लेता हूँ v, दूसरा कॉलम ले लेता हूँ i का, ठीक है। v i, और यहाँ पे मैं सीरियल नंबर ले लेता हूँ, कुछ रीडिंग्स लूँगा मैं अलग अलग इसलिए। तो फर्स्ट टाइम में मैंने क्या करा, मैं v की वैल्यू कुछ एडजस्ट कर दूंगा इससे वेरिएबल बैटरी से, ठीक है। मान लो कि मैंने v की वैल्यू 0.4 वोल्ट्स ले ली, ठीक है। अभी यहां पे उसके अकॉर्डेंस में, ठीक है, मैं करंट की वैल्यू चेक कर लूंगा। तो करंट की वैल्यू मान लो कि मुझे मिली ऐसे ही रैंडमली कुछ भी वैल्यू 0.1 एम्पियर मिल गया मान लो, ठीक है। तो मैं ऐसे ही वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा, यहां से वेरी करता जाऊंगा वैल्यूज को, ठीक है। यहां से वैल्यू मैंने चेंज करी, अब मान लो कि मैंने इसको 0.8 ले लिया, है ना। तो एमीटर में रीडिंग चेक करूंगा तो मुझे करंट की वैल्यू भी बढ़ती हुई मिलेगी। मान लो कि यहाँ पे मुझे 0.2 एम्पियर रीडिंग मिल गया, ठीक है। अब 0.4 वैल्यू और बढ़ा देता हूँ मैं, तो मान लो कि मैंने 1.2 वोल्ट लिया, तो यहाँ पे मुझे 0.3 एम्पियर मिल गया, एंड सो ऑन। तो ऐसी कुछ रीडिंग्स मैं लेता जाऊंगा, ठीक है। अब R की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो फोर्थ कॉलम में मैं R की वैल्यू निकालूंगा V बाय आई, ठीक है। V की वैल्यू है मेरे पास, I की वैल्यू है मेरे पास 0.4 डिवाइडेड बाय 0.1, तो मुझे R कितना मिल जाएगा 4 ओम, ठीक है। 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2, V बाय आई कर रहे हैं ना हम, तो अगेन 4 ओम मिलेगा मुझे, ठीक है। 1.2 डिवाइडेड बाय 0.3, सो अगेन मुझे 4 ओम मिलेगा। तो देखो R यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, कांस्टेंट मतलब सेम वैल्यू मिलनी चाहिए इसकी, तो आप देखो सेम वैल्यू मिल रहा है 4 ओम 4 ओम 4 ओम, राइट। तो इससे प्रूफ हो गया ये ओम्स लॉ। अच्छा, अभी हम क्या कर सकते हैं, V और I दोनों फिजिकल क्वांटिटी के लिए ग्राफ बना के देख सकते हैं हम। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस पे हम लेंगे करंट इन एम्पियर्स, और वाई एक्सिस पे लेंगे हम वोल्टेज, है ना, इन वोल्ट्स, और इसको प्लॉट कर देंगे। तो ये है 0.1, यहाँ पे मिलेगा 0.2, ठीक है, 0.3 एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पे वैल्यूज मिली हैं मुझे 0.4, 0.8, 1.2 एंड सो ऑन। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को लेके मार्क करके और ये ग्राफ प्लॉट करूँगा, सो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, एंड दिस स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्रूव्स दैट I is directly proportional to V, और you can say V is directly proportional to I। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के केस में ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलता है। सो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी की हेल्प से आप ओम्स लॉ को प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द प्रूफ फॉर द ओम्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, राइट। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो रेजिस्टेंस पे है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है, उसकी यूनिट क्या है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, है ना।
किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, है ना। कोई भी एक कंडक्टर आपने लिया तो उस पर्टिकुलर कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है और क्या चेंज करने पे रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मान लो कि मैंने एक वायर लिया, किसी भी मटेरियल का ले लो, कॉपर का ले लो, एल्युमिनियम का ले सकते हैं, नाइक्रोम का वायर ले सकते हैं, कोई भी वायर मैंने लिया। ठीक है, मान लो कि 1 मीटर का मैंने वायर ले लिया। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस R है। सेम मटेरियल का वायर, सेम थिकनेस का वायर, इस बार मैंने 2 मीटर का ले लिया, है ना। मटेरियल दोनों का सेम है, थिकनेस दोनों की सेम है। पहले वाले का रेजिस्टेंस R था, बट अभी मैंने ट्वाइस उसकी लेंथ का वायर ले लिया, तो अभी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्या रेजिस्टेंस कम होगा, या रेजिस्टेंस सेम रहेगा? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और एग्जैक्टली डबल हो जाएगा। सो यहां पे रेजिस्टेंस 2R मिलेगा। 3 मीटर का मैं वायर ले लूंगा तो थ्राइस हो जाएगा रेजिस्टेंस। इट मींस लेंथ के साथ साथ लेंथ बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, लेंथ कम कर रहे हैं रेजिस्टेंस भी कम हो रहा है। इट मींस resistance is directly proportional to length of the conductor. L is length of the conductor. तो ये एक पहला रिलेशन मिला मुझे। ठीक है, अच्छा अभी इस बार मैं क्या करूंगा, थिकनेस को चेंज करके देखता हूं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है मोटाई। तो अगर ये वायर है कॉपर का, तो ये जो है ना, ये थिकनेस है ना, ये जो सर्किल है ना, इसका डायमीटर कितना ज़्यादा है उस पर इसकी थिकनेस डिपेंड करती है। इसे बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो पहले मैंने एक वायर लिया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ था, A था मान लो, उसका रेजिस्टेंस R है ना। नेक्स्ट टाइम मैंने सेम लेंथ का वायर लिया, बट मैंने उसकी थिकनेस बढ़ा दी, यानी मोटा ले लिया वायर। तो अभी R की वैल्यू में क्या चेंज आएगा? हम देखेंगे कि R की वैल्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने पे, यानी वायर की मोटाई बढ़ाने पे, उसकी थिकनेस बढ़ाने पे कम हो जाती है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इसीलिए जो अच्छी कंपनी के वायर्स आते हैं ना, ठीक है, नॉर्मल वायर से उनकी थोड़ी सी थिकनेस ज़्यादा होती है ना। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट इजीली फ्लो होगा, राइट। सो इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज कम होता है। तो दूसरा रिलेशन मुझे क्या मिला? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। यानी वायर मोटा हम करेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, वायर की थिकनेस कम कर देंगे यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये सेकंड रिलेशन मुझे मिला। अब अगर इन दोनों रिलेशन को मैं क्लब कर दूं, मिला दूं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही रिलेशन की आप देखो, लेफ्ट हैंड साइड दोनों में रेजिस्टेंस है, तो इनको मैं क्लब कर सकता हूँ, मिला सकता हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा अगर इन दोनों को मैं क्लब कर दूं? सो R प्रोपोर्शनल टू, न्यूमरेटर में क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और डिनोमिनेटर में क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये मुझे रिलेशनशिप मिला, यानी रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सो अगेन रिपीटिंग, इसका मतलब क्या हुआ? लेंथ बढ़ाते जाओगे रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। ये मीनिंग हुआ इसका। ठीक है,
अच्छा, फ्रॉम दिस रिलेशन, अभी मुझे पता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि फिजिक्स में रूल है, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो इज इक्वल्स टू इंट्रोड्यूस करना पड़ता है हमें, साथ में एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो ऐसा ही इधर करते हैं हम। सो आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो इज इक्वल्स टू लगाया तो एक ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया। इस सिंबल को, ये जो है ना, इसे हम बोलते हैं रो, RHO, रोने वाला नहीं, रो। ठीक है, RHO P से मिलता जुलता है, बट ये दोनों एंड्स थोड़े से आपको लंबे रखने पड़ेंगे और थोड़ा सा इसको टिल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। ओके, अभी ये रेजिस्टिविटी क्या होता है अभी समझाता हूं। फ्रॉम दिस फॉर्मूला, है ना, इसको इक्वेशन 4 दे देते हैं। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इस रिलेशनशिप से मैं रो की, यानी कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकाल सकता हूं। ठीक है, सो एम्प्लाइज यहां से रो इज इक्वल्स टू, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इधर आ जाएगा, सो आर इंटू ए, और ये एल नीचे चला जाएगा डिवाइडेड बाय एल। तो ये मुझे रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला मिल गया, रेजिस्टेंस इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अब ये रेजिस्टिविटी है क्या? रेजिस्टिविटी किसे बोलेंगे? मान लो कि एक बहुत लंबा वायर है आपके पास कॉपर का, ठीक है, उसका कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू है, उस वैल्यू को नाम दे देते हैं हम आर। कितना भी होगा, 4 ओम, 5 ओम, 10 ओम, है ना, एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस लेट्स से 10 ओम रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब उसी वायर का, उस लंबे वायर का मैं यूनिट लेंथ लूं, है ना, ये वायर है, इसका मान लो कि रेजिस्टेंस 10 ओम है, इसकी यूनिट लेंथ, सिर्फ यूनिट लेंथ लो, इतना यूनिट, कोई भी 1 यूनिट हो सकता है ना, यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल एरिया में से भी यूनिट एरिया निकालें हम, और लेंथ भी यूनिट रखें और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिट लगें, और उस पीस का अगर रेजिस्टेंस हम निकालेंगे तो वो जो रेजिस्टेंस होगा उसे क्या बोलते हैं हम? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ, resistance of a conductor of unit length and unit area of cross section। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नोन एज रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो कितना भी लंबा वायर हो उसका कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू होगा, है ना, और उसी वायर का अगर यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन का एरिया निकाल लें हम, उतना पीस निकालें और उसका रेजिस्टेंस लें, तो उसको क्या बोलेंगे हम? रेजिस्टिविटी बोलेंगे, राइट, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज द फॉर्मूला, रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। अच्छा, अभी रेजिस्टेंस की यूनिट हमें पता है ओम, है ना, अब रेजिस्टिविटी की यूनिट इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, रो की यूनिट क्या हो जाएगी? राइट हैंड साइड है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की यूनिट रख दी मैंने ओम। एरिया, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। नीचे है लेंथ, लेंथ की यूनिट मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या मिला मुझे? ओम मीटर। सो ओम मीटर is the unit of resistivity, ohm meter। okay, so this is the unit of resistivity। okay, अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है, आने के चांसेस रहते हैं, है ना। डिफरेंशिएट बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन में आप क्या लिखोगे, दोनों की डेफिनेशन लिख दो, है ना। दोनों की डेफिनेशन वो मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, फिर मैं रिपीट कर देता हूं। रेजिस्टेंस क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर बिकॉज ऑफ विच, और यू कैन से ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, है ना। वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कंडक्टर करंट के फ्लो को रोकता है उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। लेंथ को यूनिट ले लें और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को यूनिट ले लें, और उस पीस का, है ना, अगर हम रेजिस्टेंस निकालें तो उसे ही हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब रेजिस्टेंस जो है ये एक एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और रेजिस्टिविटी जो है ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक क्या होता है भाई, है ना। एक्सट्रिंसिक वर्ड एक्सटीरियर से आया है, एक्सटीरियर बाहर का। इंट्रिंसिक वर्ड आया है इंटीरियर से, अंदर का। सो हिंदी में इसके लिए टर्म है बाहरी और अंदरूनी, है ना। अभी इसका यहाँ पे क्या मीनिंग हुआ? एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब है, मान लो कि ये कंडक्टर है कॉपर का, तो इसकी बाहरी प्रॉपर्टी है ये, मतलब रेजिस्टेंस इस कंडक्टर की डायमेंशंस पे डिपेंड करता है कि इसकी लेंथ कितनी है, कितना लंबा है ये, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, यानी इसकी थिकनेस कितनी है, ये मतलब है इसका एक्सट्रिंसिक, यानी डायमेंशंस पे डिपेंडेंट है। रेजिस्टिविटी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, अंदरूनी, है ना। तो रेजिस्टिविटी के लिए फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना लंबा वायर है, कितना भी लंबा हो या कितना भी छोटा हो, नो प्रॉब्लम। थिकनेस यानी इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो ये अंदरूनी यानी किस पे डिपेंड करती है? इस कंडक्टर के मटेरियल पे, कि ये किस मटेरियल का बना है उस पे डिपेंड करता है ये, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? इट डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस। तो डायमेंशंस में क्या आ जाएगा? लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कितनी लेंथ है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है उस पर डिपेंड करता है ना। इट डिपेंड्स ऑन मटीरियल ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है उस पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता कि भाई लेंथ कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, डायमेंशंस पे डिपेंडेंट नहीं है ये, ठीक है। लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ साथ रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है, टेम्परेचर चेंज करने पर रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, ठीक है। ओके, अभी रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? यूनिट है ओम, दिस इज द सिंबल, है ना। और यहां पे रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है? ओम मीटर, जैसे ऐसे लिखा जाएगा ओम मीटर, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं और ये डिफरेंसेस हैं, राइट। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखनी है, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन लिखनी है। रेजिस्टेंस एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, रेजिस्टिविटी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। सो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है डायमेंशंस पे, यानी कि लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे और टेम्परेचर पे भी करता है।
रजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ मटेरियल डिपेंडेंट है, मटेरियल चेंज करेंगे तो ही रजिस्टिविटी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। और यूनिट का डिफरेंस हो गया, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है और रजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर है, ठीक है। सो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी आज के लेक्चर में सिर्फ इतना रखते हैं, ठीक है। ये काफ़ी लेंदी चैप्टर है, एटलीस्ट अभी थ्योरी कंप्लीट करने के लिए 2 और लेक्चर हमें चाहिए, है ना। सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।